मेरा नाम कविता है। मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। मेरी जिंदगी में कभी बड़े बड़े सपने नहीं थे। बस इतना चाहती थी कि एक दिन मेरी शादी हो, मेरा अपना घर हो और मैं चैन से जी सकूं। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। हमारा घर छोटा सा था। मिट्टी की दीवारें थीं और छत पर खप्पर की टाइलें और बाहर एक आंगन था जहां मैं सुबह झाड़ू लगाती थी। पास में एक पीपल का पेड़ था जिसकी छाया में मैं कभी कभी बैठती थी। मेरी माँ की मृत्यु तब हो गई जब मैं सिर्फ 6 साल की थी। उस वक्त मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। माँ को याद करके वह अक्सर चुपचाप बैठ जाते और मुझे देखकर कहते, कविता तुम अपनी माँ जैसी हो। उनकी आंखों में आंसू होते थे। मैं उस वक्त छोटी थी, समझ नहीं पाती थी कि क्या कहूँ। बस उनके पास बैठकर उनकी उंगली पकड़ लेती थी। माँ के जाने के 1 साल बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ का नाम सीता था। वह बहुत अच्छी थी। मुझे कभी सौतेला जैसा नहीं लगा। वो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती थी। सुबह उठकर मेरे लिए रोटी बनाती, मेरे बाल बांधती और कहती, कविता तुम्हें बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनना है। मैं उनकी बात सुनती। वह मुझे गांव के स्कूल में भेजती थी। स्कूल हमारे घर से थोड़ी दूर था। मैं पैदल जाती थी। रास्ते में खेत थे और हवा में मिट्टी की खुशबू रहती थी। मैं पढ़ाई में ठीक थी। टीचर कहते थे कि मैं मेहनती हूँ। मेरी एक सहेली थी। वह स्कूल में मेरे साथ बैठती थी। हम साथ में हंसते खेलते थे। वह कहती, कविता तुम बहुत अच्छी हो। मुझे उसकी बात अच्छी लगती थी। लेकिन मेरी सौतेली माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। जब मैं 10 साल की हुई तो उसे बुखार आने लगा। पहले तो हमने सोचा कि यह आम बुखार है। गांव के वैद्य को दिखाया। उसने कुछ जड़ी बूटियां दीं, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। एक दिन सौतेली माँ बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पिताजी उसे बैलगाड़ी पर लाद कर शहर ले गए। मैं घर पर अकेली थी। डर लग रहा था। रात को पिताजी लौटे तो देखा कि उनके साथ मेरी सौतेली माँ नहीं थी। उन्होंने कहा, कविता वह अब नहीं रही। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, क्या हुआ? पिताजी बोले, डॉक्टर ने कहा उसे कोई बड़ी बीमारी थी। हम कुछ नहीं कर सके। उस दिन के बाद पिताजी टूट गए। वो और चुप हो गए। मैं भी अकेली पड़ गई। फिर मैं और मेरा सौतेला बाप अकेले रह गए। उसका नाम था राम। वो मेरे असली पिताजी नहीं था, पर मेरे लिए पिता जैसा था। वो गांव में खेतों में काम करता था। सुबह जल्दी उठता, खेत जाता और शाम को लौटता। उसके चेहरे पर हमेशा एक थकान रहती थी। मुझे उससे कभी शिकायत नहीं हुई। मेरा सौतेला बाप मुझे पढ़ाना चाहता था। उसने कहा, कविता स्कूल जाओ और पढ़ लिख कर कुछ बनो। मैंने 7वीं तक पढ़ाई की। स्कूल में मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन मेरे बाप ने कहा, कविता अब घर का काम देखना होगा, स्कूल छोड़ दो। मैंने उसकी बात मान ली। पढ़ाई छोड़कर मैं घर संभालने लगी। सुबह उठती, चूल्हे पर रोटी बनाती, पानी भरने नदी जाती, कपड़े धोती और जो भी काम होता उसे करती। मेरी जिंदगी साधारण थी। ना कोई दोस्त, ना कोई खास बात। प्रिया से भी मिलना कम हो गया। वह अब भी स्कूल जाती थी, पर मैं घर में रहती। गांव की औरतें कहती, कविता बहुत मेहनती है। मुझे उनकी बात अच्छी लगती, पर मन में एक खालीपन था। मैं सोचती कि क्या मेरी जिंदगी बस यही है। मैं बहुत सीधी सादी थी। गांव में लोग मुझे अच्छी लड़की कहते थे। मैं कभी किसी लड़के से बात नहीं करती थी। मेरे लिए मर्दों का मतलब सिर्फ मेरे पिता राम था। वह मेरे लिए बाप जैसा था। मुझे कभी किसी और की जरूरत नहीं पड़ी। गांव की दूसरी लड़कियां नदी किनारे जातीं, हंसतीं, गप्पे मारतीं, लेकिन मैं चुपचाप रहती। शायद माँ और सौतेली माँ के जाने का दर्द मेरे अंदर कहीं बैठ गया था। मैं अकेले में बैठकर सोचती कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। मेरा बाप भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहता। वो बस इतना कहता, कविता मेहनत करो, जिंदगी आसान नहीं होती। मैं उसकी बात सुनती और आगे बढ़ती। दिन बीतते गए। मैं बड़ी होती गई। मेरे बाल लंबे हो गए। चेहरा थोड़ा बदल गया। गांव की औरतें कहती, कविता अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। मैं शर्मा जाती। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे पिता ने एक दिन मुझसे कहा, कविता अब तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी कर देनी चाहिए। मैंने उसकी बात सुनी।
मन में थोड़ा डर था। मैंने कहा, पापा क्या ये जरूरी है? वो बोला, हाँ बेटी, हर लड़की की शादी होती है, तुम्हें भी अपना घर बसाना चाहिए। मुझे उसकी बात ठीक लगी। मैंने सोचा कि शायद शादी के बाद जिंदगी बेहतर हो जाए। मेरे पापा ने एक रिश्ता ढूंढा। उस लड़के का नाम विजय था। वह दूसरे गांव में रहता था, एक छोटी सी नौकरी करता था। उसके घर वाले कहते थे कि वह अच्छा इंसान है। मेरे पापा ने मुझे विजय की तस्वीर दिखाई। वह ठीक ठाक लग रहा था। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। पापा ने कहा, कविता, यह रिश्ता ठीक है, विजय तुम्हें खुश रखेगा। और मैंने हाँ कर दी। मुझे लगा कि मेरा बाप मेरे लिए गलत नहीं सोच सकता। खैर, शादी की तैयारियां शुरू हुईं। गांव में सब खुश थे। मेरे लिए नई साड़ियां आईं। एक लाल साड़ी थी जिसमें किनारे पर चमकीले धागे थे। मैंने उसे देखकर सोचा कि शादी में इसे पहनूंगी। गांव की औरतें मेरे पास आईं, मेरे हाथों में मेहंदी लगाई। एक आंटी ने कहा, कविता, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं शर्मा गई। मन में एक अजीब सी खुशी थी। मैंने सोचा कि अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। शादी का दिन आया। ढोल बजे, लोग नाचे। मैं दुल्हन बनी, लाल साड़ी पहनी, माथे पर टीका लगाया। विजय घोड़े पर चढ़कर आया। उसे देखकर मुझे लगा कि शायद वह सच में अच्छा इंसान है। विदाई के वक्त मैं बहुत रोई। मेरा बाप मेरे पास आया। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, कविता, खुश रहना। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे गले लगाया। फिर विजय मुझे अपने घर ले गया। विजय का घर छोटा सा था। बाहर एक पीपल का पेड़ था। उसकी माँ और छोटी बहन ने मेरा स्वागत किया। उसकी माँ का नाम था दुर्गा। उन्होंने मेरे माथे पर चंदन लगाया और कहा, बेटी, अब यह तुम्हारा घर है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। रात हुई। मैं अपने कमरे में थी। नई साड़ी पहनी थी। हाथों में मेहंदी की खुशबू आ रही थी। मैं थोड़ा घबराई हुई थी। यह हर दुल्हन के साथ होता है। विजय अंदर आया। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा सख्त था। उसने मुझसे कहा, कविता, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं चौंक गई। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। मैंने कहा, कैसा धोखा? मैंने तो कुछ नहीं किया। वो गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो, तुम चरित्रहीन हो। मुझे सब पता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने रोते हुए कहा, विजय, यह सच नहीं है। मैंने कभी किसी को छुआ तक नहीं। लेकिन वह नहीं माना। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं शादी से पहले किसी और से मिलती थी। मेरे लिए यह सुनना आसान नहीं था। मैं रोती रही, पर वह सुनने को तैयार नहीं था। अगले दिन उसने मुझे डॉक्टर के पास ले गया और बोला कि तुम्हारा अल्ट्रासाउंड होगा, सच सामने आ जाएगा। मैं डर गई। सोचने लगी कि यह सब क्या हो रहा है। रास्ते में मैं चुपचाप बैठी थी। विजय का गुस्सा कम नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद हम अस्पताल पहुंच गए। वह एक छोटा सा अस्पताल था। मुझे एक मशीन के ऊपर लेटा दिया गया। मेरे मन में सवाल थे पर जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने जांच की रिपोर्ट लाकर विजय के हाथों में थमा दी। मगर विजय ने जब कागज पढ़ा तो उसका चेहरा और सख्त हो गया। वो बोला कि तुम 3 महीने की गर्भवती हो। ये किसका बच्चा है? ये सुनकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा था। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो, मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोला, झूठ मत बोलो। मेरे गाल पर जलन हुई। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन वह मुझे मेरे मायके छोड़ गया। मेरा बाप दरवाजे पर खड़ा था। विजय ने उसे सब बताया कि मैं गर्भवती हूं और मैंने उसे धोखा दिया है। फिर वह चला गया। मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही। मेरा बाप बाहर खड़ा रहा। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद उसे भी यकीन नहीं था कि मैं ऐसा कर सकती हूं। मेरा दिमाग शून्य हो गया था। मैं गर्भवती कैसे हो सकती थी? मैंने तो कभी किसी को छुआ तक नहीं। फिर यह बच्चा कहाँ से आया? मेरे साथ ऐसा किसने किया? मैं उलझन में थी। रात हुई। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी। आंखों में आंसू थे और मन में सवाल। तभी आधी रात को मुझे कुछ अजीब लगा। बिस्तर पर कोई था। मैंने डरते हुए देखा तो अंधेरे में एक साया दिखा। मेरी चीख निकलने वाली थी, पर वो गायब हो गया। मैं कांप रही थी। सोच रही थी कि क्या यह सपना था या मेरे साथ कुछ सच में हो रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी। आंखों में आंसू थे और मन में सवाल घूम रहे थे। विजय ने मुझे मायके छोड़ दिया था। उसने कहा था कि मैं 3 महीने की गर्भवती हूं, लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं थी।
मैंने तो कभी किसी को छुआ तक नहीं। फिर यह बच्चा कहाँ से आया? मेरे दिमाग में उलझन थी। तभी आधी रात को मुझे फिर लगा कि मेरे बिस्तर पर कोई है। मैंने डरते हुए देखा तो अंधेरे में एक साया था। उसकी आकृति धुंधली सी थी। मेरी चीख निकलने वाली थी, पर वह फिर से गायब हो गया। मैं सांसें रोककर बैठी रही। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपने आप को संभाला। बिस्तर से उठी कमरे में एक पुराना दिया रखा था। मैंने उसे जलाया। उसकी छोटी सी लौ से कमरा हल्का हल्का दिखने लगा। मैंने चारों तरफ देखा तो कमरे में कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद था, खिड़की भी बंद थी। हवा का एक हल्का झोंका आया। दिए की लौ डगमगा गई। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वह सच में बंद थी। लकड़ी की सिटकनी ठीक लगी थी। फिर वह साया कहाँ से आया? मैं वापस बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैंने सोचा कि शायद ये मेरे दिमाग का खेल है। पिछले कुछ दिन बहुत भारी थे। मेरी शादी टूटना, विजय का इल्जाम, गर्भवती होने की बात, ये सब मेरे ऊपर हावी हो गया था। शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगा। लेकिन मन में एक डर बैठ गया था। मैं फिर लेट गई। आंखें खुली रखी, नींद नहीं आई। सारी रात सोचती रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या कोई मेरे कमरे में सच में आया था, या यह बस मेरा डर था? मैंने अपने आप को समझाया कि शायद मैं परेशान हूं, लेकिन वह साया मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। उसकी धुंधली आकृति मेरी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। सुबह हुई सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं। मैं थक गई थी, आंखें भारी थीं, पर नींद नहीं थी। बाहर से मेरे बाप की आवाज आई। वह मेरा सौतेला बाप है। उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, कविता, चाय पी ले। मैंने दरवाज़ा खोला और उसका चेहरा देखा। वह चुप था। उसकी आंखें नीचे की तरफ थीं। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे क्या कहे। विजय ने उसे सब बता दिया था कि मैं गर्भवती हूं और मैंने उसे धोखा दिया। मैंने चाय का प्याला लिया। हाथ कांप रहे थे। मैंने चाय पी। गर्म चाय गले से नीचे गई, पर मन अभी भी ठंडा था। मेरा सौतेला बाप बाहर आंगन में बैठ गया। मैं उसे देख रही थी। वह अपने हाथों को घुटनों पर रगड़ रहा था। उसकी उंगलियां खुरदड़ी थीं। खेतों में काम करने की वजह से मैंने सोचा कि उससे बात करूं। मैं बाहर गई। आंगन में पीपल का पेड़ था। उसकी छाया में राम बैठा था। मैंने कहा, पापा, मुझे कुछ पूछना है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बोला, क्या? मैंने कहा, रात को मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में था। आपको कुछ पता है? वो चुप रहा। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। फिर बोला, कविता, तुम परेशान हो? ऐसा कुछ नहीं था। उसकी आवाज में कुछ अजीब था। मैंने कहा, नहीं, मुझे सच में लगा कोई था। वह उठा और बोला, तुम्हें नींद की जरूरत है, आराम करो। वो अंदर चला गया। मैं उसे देखती रही। उसकी बात से मुझे तसल्ली नहीं हुई। क्या वह कुछ छुपा रहा था? मेरे मन में शक पैदा हो गया। वो मेरा सौतेला बाप था, लेकिन क्या वह सच में मुझसे कुछ छुपा रहा था? मैं अपने कमरे में वापस गई। बिस्तर पर बैठी कमरे की दीवारें मिट्टी की थीं। उनमें दरारें थीं। कोने में एक मटका रखा था, पानी से भरा हुआ। मैंने अपने पेट को छुआ। क्या सच में वहां एक बच्चा था? मैंने कभी किसी मर्द के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। फिर यह कैसे हो सकता था? मैंने सोचना शुरू किया। पिछले कुछ महीनों को याद करने की कोशिश की। मेरी जिंदगी साधारण थी। मैं घर से बाहर कम ही निकलती थी। सुबह उठती, चूल्हे पर रोटियां बनाती, नदी पर पानी भरने जाती, राम के साथ रहती थी। गांव की औरतों से थोड़ी बहुत बात होती थी, लेकिन कोई मर्द मेरे करीब नहीं आया था। फिर यह बच्चा कहाँ से? मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। क्या किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया और मुझे पता ही नहीं चला? मैंने उस रात को फिर से याद किया। वो साया, क्या वो कोई सपना नहीं था? क्या कोई सच में मेरे कमरे में था? मैं डर गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपने कमरे को गौर से देखा। एक पुराना बिस्तर था। उसकी चादर मैली थी। खिड़की छोटी सी थी। दरवाज़ा लकड़ी का था। उसकी सिटकनी ढीली थी। मैंने सोचा कि शायद कोई दरवाजे से आया हो, लेकिन मेरा बाप तो बाहर सोता था। उसे पता चलता फिर कैसे? मैंने सोचा कि पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ था। एक रात मुझे बहुत नींद आई थी। मैं जल्दी सो गई थी। सुबह उठी तो शरीर में दर्द था, सिर भारी था। मैंने सोचा कि शायद काम की थकान है, लेकिन अब मुझे शक हो रहा था। क्या उस रात कुछ हुआ था?
क्या किसी ने मुझे कुछ दिया था? नींद की दवा या कुछ और? दिन बीत गया और मैं घर में चुपचाप रही। मेरा बाप खेत चला गया। मैंने चूल्हे पर रोटियां बनाई, आटा गूंथा और आग जलाई। धुएं आंखों में चले गए। मैंने आंसू पोंछे लेकिन खाने का मन नहीं था। मेरे पेट में कुछ चल रहा था। मैंने उसे छुआ। कुछ समझ नहीं आया। शाम हुई तो मेरा बाप लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे। उसने मुझे देखा और कहा, कविता कुछ खा लो। मैंने हाँ में सिर हिलाया पर कुछ नहीं खाया। मेरे मन में उलझन थी। मैंने सोचा कि रात को फिर ध्यान रखूंगी। अगर वह साया फिर आएगा तो देखूंगी कि वह कौन है। मैं अपने कमरे में गई, दिया जलाया। उसकी लौ हल्की हल्की जल रही थी। मैं बिस्तर पर लेटी लेकिन डर लग रहा था। मैंने दरवाजे की सिटकनी को कसकर बंद किया। खिड़की की तरफ एक कपड़ा लटका दिया ताकि कोई झांक ना सके। मैंने सोचा कि आज रात कुछ भी हो, मैं तैयार रहूंगी। मैं बिस्तर पर लेटी आंखें खुली रखी। रात गहरी हुई। गांव में सन्नाटा था। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। हवा चल रही थी। खिड़की की सिटकनी हल्की हल्की बज रही थी। मैंने अपने पास एक लकड़ी रखी। अगर कोई आएगा तो उसका इस्तेमाल करूंगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मेरी आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन मैंने अपने आप को जगाए रखा। तभी आधी रात को मुझे फिर वही एहसास हुआ। बिस्तर पर कोई था। मैंने धीरे से सिर उठाया। अंधेरे में एक साया दिखा। इस बार मैं चीखी नहीं। मैंने गौर से देखा। वो हिल रहा था। उसकी आकृति लंबी सी थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने दिए की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी लौ बढ़ाई। रोशनी फैली, लेकिन वह साया फिर गायब हो गया। मैं उठकर बैठ गई। दिया अब भी जल रहा था। कमरे में रोशनी थी। मैंने चारों तरफ देखा। कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। सिटकनी अभी भी बंद थी। खिड़की का कपड़ा वैसा ही था। मैंने सोचा कि यह क्या हो रहा है? क्या कोई मेरे साथ खेल खेल रहा है या कोई सच में मेरे कमरे में आ रहा है? मैं डर गई। मेरे हाथों में पसीना आ गया। मैंने सोचा कि शायद कोई दीवार के रास्ते आ रहा हो। मैंने दीवारों को छुआ। मिट्टी की दीवारें थीं। उनमें दरारें थीं, लेकिन कोई इतना बड़ा छेद नहीं था कि कोई अंदर आ सके। फिर कैसे? मैंने अपने आप को समझाया कि शायद यह मेरा वहम है। लेकिन तभी मुझे कुछ याद आया। पिछले कुछ महीनों में कई बार मुझे ऐसा लगा था कि मैं रात को अकेली नहीं थी। कभी कभी सुबह उठती तो शरीर में दर्द होता और सिर भारी होता। मैं सोचती कि शायद काम की थकान है, लेकिन अब मुझे शक हो रहा था। क्या वे सपने नहीं थे? क्या कोई मेरे साथ कुछ कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा कि यह सच हो सकता है, लेकिन कौन ऐसा करेगा और क्यों? तभी मेरे दिमाग में अचानक एक नाम आया। मेरे बाप का ख्याल आया। वो मेरे साथ ही रहता था, लेकिन वो मेरा सौतेला बाप था। क्या वो ऐसा कर सकता था? मैंने अपने आप को डांटा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाप ने मुझे हमेशा बेटी की तरह रखा था। लेकिन फिर कौन? मेरे पास और कोई नहीं था। गांव में कोई अजनबी मेरे घर तक नहीं आता था। मैंने सोचा कि इस रहस्य को सुलझाना होगा। अगले दिन मैंने राम से कहा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही। वह मान गया। हम गांव में बने एक छोटे अस्पताल गए। वहां एक महिला डॉक्टर थी। मैंने उसे अकेले में सब बताया। विजय की बात, अल्ट्रासाउंड और रात का साया। उसने कहा, कविता, मैं तुम्हारी जांच करूंगी। उसने कुछ टेस्ट किए। मैं मशीन के पास लेटी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। रिपोर्ट आई। उसने कहा, तुम सच में 3 महीने की गर्भवती हो। मैंने पूछा, लेकिन यह कैसे हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया। वो चुप रही। फिर बोली, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पता ना चले। क्या तुम्हें कोई दवा दी गई थी या कुछ अजीब हुआ था? मैं सोच में पड़ गई। मैंने पिछले महीनों को याद किया। एक रात मुझे बहुत नींद आई थी। मैं जल्दी सो गई थी। सुबह उठी तो शरीर में दर्द था। सिर भारी था। मैंने सोचा कि शायद थकान की वजह से है, लेकिन अब मुझे शक हो रहा था। मैंने डॉक्टर से कहा, मुझे एक रात बहुत नींद आई थी। उसने कहा, हो सकता है किसी ने तुम्हें नींद की दवा दी हो। मेरे दिमाग में बिजली सी दौड़ी। क्या कोई मेरे साथ गलत कर गया था? मैंने सोचा कि मेरा बाप ही मेरे साथ था। क्या वह ऐसा कर सकता था? मैंने डॉक्टर से कहा, मुझे और जांच करवानी है। उसने कहा, ठीक है, मैं कुछ और टेस्ट करूंगी, लेकिन तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना होगा। मैंने कहा,
क्या कोई ऐसा कुछ कर सकता है जब मैं सो रही हूं? उसने कहा, हाँ, अगर किसी ने तुम्हें नींद की दवा दी हो तो ऐसा हो सकता है। मेरे मन में डर और गुस्सा दोनों भर गए। मैं वापस घर आई तो देखा कि मेरा बाप आंगन में चुप बैठा था। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नीचे थीं। मैंने पूछा, पापा, क्या आपको कुछ पता है? वो बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है? क्या आपने कुछ देखा? वो गुस्से में बोला, कविता, पागल हो गई हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मुझे शक हुआ, क्या वह सच कह रहा था या कुछ छुपा रहा था? मैंने सोचा कि उस पर नजर रखूंगी। रात हुई तो मैं अपने कमरे में चली गई। इस बार मैंने दरवाजे पर एक रस्सी बांधी। अगर कोई आएगा तो रस्सी टूटेगी और मुझे पता चल जाएगा। मैंने खिड़की पर एक भारी पत्थर रखा। मैं बिस्तर पर लेटी, दिया जलाया। उसकी लौ हल्की हल्की जल रही थी। मैंने आंखें खुली रखी। नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी कि क्या सच में कोई मेरे साथ गलत कर रहा था। आधी रात को फिर वही एहसास हुआ। मैंने आंखें खोलीं, साया फिर था। इस बार मैंने चीख मारी, कौन है? मैं चिल्लाई तो मेरा बाप दौड़कर आया। उसने दरवाज़ा खोला। रस्सी टूट गई थी। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कोई यहां था। उसने पूरा कमरा देखा और बोला, कोई नहीं है। लेकिन मैंने रस्सी की तरफ इशारा किया तो वो टूटी हुई थी। मेरे बाप का चेहरा बदल गया। वो चुप रहा। मैंने कहा, आपको कुछ पता है ना? वो बोला, कविता, सो जाओ। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो पत्थर हटा हुआ था। कोई खिड़की से आया था। मैंने पापा से कहा, यह देखो, कोई खिड़की से आया। वो चुप रहा। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। मेरे मन में शक गहरा हो गया। क्या मेरा बाप सच में कुछ जानता था? मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, पापा, सच बताओ, मेरे साथ क्या हो रहा है? ये साया कौन है? ये रस्सी अपने आप नहीं टूटी। ये पत्थर अपने आप नहीं हटा। मेरी आवाज में गुस्सा था। मेरी आंखों में आंसू थे। वो मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। उसने सिर झुका लिया। बोला, कविता, मुझे माफ कर दो। मेरे दिल में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा, क्या माफ कर दूं? आप क्या छुपा रहे हो? वो बैठ गया। उसने सिर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो बोला, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। मैं समझ नहीं पाई। मैंने कहा, क्या बचा नहीं सका? क्या हुआ? वो चुप रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। फिर धीरे से बोला, ये सब उसकी वजह से हुआ। मैंने पूछा, किसकी वजह से? उसने एक नाम लिया, हरी। मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगीं। हरी गांव का एक आदमी था। वह मेरे बाप का दोस्त था। वह अक्सर हमारे घर आता था। उसकी उम्र करीब 45 साल होगी। वह शराब पीता था। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं। उसकी बातें अजीब होती थीं। वह मुझे देखकर मुस्कुराता था, लेकिन मैं उससे दूर रहती थी। मुझे उससे डर लगता था। मैंने कहा, हरी, उसने क्या किया? मेरा बाप रोने लगा और बोला, कविता, मुझे माफ कर दो। मैं नशे में था। 3 महीने पहले की बात है। हरी मेरे साथ शराब पी रहा था। हम दोनों बाहर आंगन में थे। मैं सो गया, लेकिन वह अंदर गया। मैंने उसे रोका नहीं। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने कहा, और फिर क्या हुआ? मेरा बाप बोला, सुबह मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन बाद में उसने मुझे बताया। मैंने चिल्लाकर पूछा, क्या बताया? वो बोला, उसने कहा कि उसने तुम्हें नींद की दवा दी थी। और फिर वो आगे नहीं बोल पाया। मेरे सिर में चक्कर आने लगा। मैंने अपने आप को संभाला और बोली, और फिर क्या? मेरा बाप बोला, उसने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम सो रही थी, तुम्हें पता नहीं चला। मेरे शरीर में आग लग गई। मैं चिल्लाई और कहा, आपको पता था? आपने कुछ क्यों नहीं किया? मेरा बाप रो रहा था। फिर बोला, मुझे बाद में पता चला। मैं डर गया था। हरी ने कहा कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वह मुझे मार देगा। वो गांव का नशेड़ी और गुंडा है। मेरे पास हिम्मत नहीं थी। मैं अपने सौतेले बाप को देख रही थी। मेरा सौतेला बाप, जिसे मैंने हमेशा अपना रक्षक माना, वो मुझे बचा नहीं सका। मैंने कहा, तो आप चुप रहे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और आप चुप रहे। वो बोला, मुझे माफ कर दो। मैं कमजोर था। मेरे मन में गुस्सा और दर्द दोनों थे। मैंने कहा, और ये साया, ये कौन है? मेरे बाप ने कहा, हरी, वो फिर से आ रहा है। उसे डर है कि तुम्हें सच पता चल जाएगा। वो तुम्हें डराना चाहता है। मेरे दिमाग में सब साफ हो गया।
वो रातें जब मुझे नींद आई थी, वो सुबह जब मेरा शरीर दर्द करता था, वो साया जो बार बार आता था, ये सब हरी की करतूत थी। मैंने कहा, आपने उसे क्यों नहीं रोका? वो बोला, मैंने कोशिश की, लेकिन वह मुझे धमकाता था। वह कहता था कि अगर मैंने कुछ किया तो वह तुम्हें मार देगा। मेरे मन में गुस्सा भर गया। मैंने कहा, आपने मुझे मरने दिया। मेरी शादी टूट गई। लोग मुझे चरित्रहीन कहते हैं और आप चुप रहे। वो सिर झुकाए बैठा था। मैं उठी। मेरे अंदर एक आग जल रही थी। मैंने कहा, मैं हरी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे बाप ने कहा, कविता वह खतरनाक है, कुछ मत करो। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने सोचा कि अब चुप नहीं रहूंगी। मैं अपने कमरे में गई, बिस्तर पर बैठी। मेरे दिमाग में वह रातें घूम रही थीं। 3 महीने पहले की एक रात मुझे याद आया कि उस रात मेरा सौतेला बाप और हरी बाहर बैठे थे। मैंने खाना बनाया था। मेरे बाप ने कहा था, कविता आज हरी यहाँ रुकेगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे में सो गई थी। लेकिन उस रात मुझे बहुत जोरों की नींद आई थी और जब सुबह उठी तो सिर भारी था, शरीर में दर्द था। मैंने सोचा कि शायद थकान है, लेकिन अब सब समझ आ रहा था। मैंने सोचा कि हरी ने मुझे नींद की दवा कैसे दी। फिर मुझे याद आया, उस रात मैंने पानी पिया था, मटके का पानी। क्या उसमें कुछ मिलाया गया था? मैंने मटके की तरफ देखा। वह अभी भी कोने में रखा था। मैंने उसे उठाया। पानी साफ लग रहा था, लेकिन मेरा शक सही था। हरी ने उसी में दवा मिलाई होगी। मेरे मन में गुस्सा और डर दोनों थे। मैंने सोचा कि यह सच सामने लाना होगा। अगले दिन मैं गांव के सरपंच के पास गई। वह गांव का सम्मानित आदमी था। मैं उसके घर पहुंची। उसकी पत्नी ने मुझे अंदर बुलाया। मैंने सरपंच से कहा, मुझे आपसे बात करनी है। वह बोला, बोलो कविता बेटी, क्या हुआ? मैंने सब बताया। विजय की बात, अल्ट्रासाउंड, मेरे सौतेले बाप का कबूलनामा और हरी की करतूत। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। सरपंच जी का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, कविता, ये बहुत गंभीर बात है, हम हरी को पकड़ेंगे। तब सरपंच जी ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया। वो बोला, हरी को ढूंढो। वो लोग हरी के घर गए। मैं भी साथ गई। हरी की झोपड़ी गांव के बाहर थी। वह वहां नहीं था। उसकी झोपड़ी खाली थी, लेकिन वहां कुछ चीजें मिलीं। एक बोतल थी जिसमें नींद की दवा थी। कुछ कपड़े थे जो मेरे कमरे की खिड़की के पास पड़े थे। एक चाकू भी मिला। सबूत साफ था, हरी भाग गया था। सरपंच ने कहा कि हम उसे ढूंढेंगे। मैंने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। सरपंच ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हरी ने कविता के साथ गलत किया, उसे सजा मिलेगी। कुछ लोग बोले, हरी को गांव से निकाल दो, और कुछ बोले, पुलिस को बुलाओ। तब मैंने कहा, मुझे सच सामने लाना है। सरपंच जी ने कहा, ठीक है, हम पुलिस को बुलाएंगे। मैं घर लौटी। मेरा बाप बाहर बैठा था। मैंने उससे कहा, आपने मुझे धोखा दिया। वो चुप रहा। उसकी आंखें नीचे थीं। मैंने कहा, आप हरी को रोक सकते थे, लेकिन आप डर गए। वो बोला, कविता, मैं कमजोर था। मैंने कहा, आपकी कमजोरी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। रात हुई, मैं अपने कमरे में थी, दिया जलाया, लेकिन अब डर नहीं था, मेरे अंदर गुस्सा था। मैंने सोचा कि हरी को सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी मुझे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि अंधेरे में एक साया था। मैंने गौर से देखा तो वह हरी था। वो मेरे घर की तरफ आ रहा था। मेरे हाथ में वही लकड़ी थी जो मैंने रात को रखी थी। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर निकली। हरी मुझे देखकर रुक गया। उसने कहा, कविता, चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने कहा, तुमने पहले ही मुझे मार दिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो हंसा और बोला, किसे बताएगी? कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। मैंने चिल्लाया और कहा, सरपंच जी, यहां आओ। ये सुनकर हरी घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव के लोग आ गए। सरपंच जी ने उसे पकड़ लिया। हरी चिल्लाया कि मुझे छोड़ दो, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। सरपंच जी ने कहा, कविता, अब यह सजा पाएगा। हरी को गांव के बीचों बीच ले जाया गया। वहां सबने उससे पूछा। उसने पहले झूठ बोला और कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब सबूत दिखाए गए, नींद की दवा, शराब की बोतल, कपड़े, चाकू, तो वह टूट गया। उसने कबूल किया। बोला, हाँ, मैंने कविता के साथ गलत किया। उस रात इसका सौतेला बाप नशे में था। मैंने उसे शराब पिलाई, फिर कविता को दवा दी
और कुछ ही मिनटों में वह गहरी नींद में चली गई। तब मैंने उसके साथ वह आगे नहीं बोल पाया। मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई कि हरि ने ही मेरे साथ वह गंदा काम किया था। मेरे बाप को पता था, लेकिन वह चुप रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने हरि की तरफ और देखा। बोली कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। वह चुप रहा। सरपंच ने कहा, इसे पुलिस के हवाले करेंगे। गांव के लोग उसे लेकर गए। पुलिस आई, हरि को ले गई। उसने मुझसे कहा, कविता मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। पुलिस ने मेरे सौतेले बाप से भी पूछताछ की। उसने सब कबूल किया और बोला, मुझे पता था लेकिन मैं डर गया था। पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। मैं अपने घर में वापस आई। बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं थी। रहस्य खुल गया था। हरि ने मेरे साथ गलत किया और मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया। मेरे पेट में एक बच्चा था जो उस गंदे सच की निशानी थी। मैंने अपने पेट को छुआ। मेरे मन में सवाल था कि अब क्या करूं। मेरी शादी टूट गई थी। गांव वाले मुझे ताने मारते थे, लेकिन अब सच सामने आ गया था। मैंने सोचा कि क्या यह सच मेरे दर्द को कम करेगा? नहीं, मेरा दर्द अभी भी वहीं था। मैं उठी, कमरे की दीवारों को देखा। मिट्टी की दीवारें थीं, उनमें दरारें थीं, ठीक मेरी जिंदगी की तरह टूटी हुई, बिखरी हुई। मैंने खिड़की की तरफ देखा। वह खुली थी। बाहर अंधेरा था। हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। मैंने अपने आप को आईने में देखा। एक पुराना आईना कोने में रखा था। उसमें धूल जमी थी। मैंने उसे साफ किया। अपने चेहरे को देखा। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। आंखें सूजी हुई थीं, होंठ सूखे हुए थे। मैंने सोचा कि यह मैं हूं। वह कविता कहाँ गई जो साधारण सी जिंदगी जीना चाहती थी, जो शादी के सपने देखती थी? मैं रोने लगी। मेरे आंसू तकिए पर गिर रहे थे। चादर गीली हो गई। मैंने अपने पेट को फिर छुआ। उस बच्चे ने क्या गलती की थी? वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन वो मेरे लिए एक बोझ बन गया था। मैं बिस्तर पर लेट गई और दिए की लौ को देखती रही। वह हल्की हल्की डगमगा रही थी। मेरे मन में सवाल घूम रहे थे। मैंने सोचा कि क्या मैं इस बच्चे को पाल सकती हूँ? क्या मैं इसे प्यार दे सकती हूँ? हरि की करतूत की वजह से ये बच्चा मेरे पेट में था, लेकिन ये मेरा भी तो हिस्सा था, मेरे खून का हिस्सा। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। मेरे मन में गुस्सा था, हरि पर, मेरे सौतेले बाप पर और विजय पर, और शायद अपने आप पर भी। मैंने सोचा कि क्या मेरी कोई गलती थी? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। फिर भी मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? मैंने दिए की लौ को बुझा दिया। अंधेरा छा गया। मैं चुपचाप लेटी रही, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तो सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं। मैं उठी और बाहर आंगन में गई। पीपल का पेड़ अभी भी वहीं था। उसकी छाया में मैं बैठी, हवा चल रही थी। मेरे बाल उड़ रहे थे। गांव में सन्नाटा था। हरि और मेरे बाप के जाने की खबर फैल गई थी। कुछ लोग मेरे घर के पास से गुजरे। वो मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल थे। कुछ ने धीरे से कहा, कविता बेचारी है। कुछ ने कहा, उसने सच सामने लाया, बहादुर लड़की है। लेकिन उनके शब्द मेरे लिए खोखले थे। मुझे उनकी दया नहीं चाहिए थी, मुझे अपनी जिंदगी चाहिए थी। मैंने सोचा कि अब क्या करूं? मेरे पास कोई नहीं था। मेरा सौतेला बाप, जिसे मैंने सगा बाप माना, उसने मुझे धोखा दिया। विजय, जिसे मैंने अपना हमसफर समझा, वह मुझे छोड़ गया। मैं अकेली थी। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई। वो मेरी माँ की दोस्त थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ में एक लाठी थी। वह मेरे पास बैठी। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, कविता रो मत। जो हुआ वह बहुत बुरा था, लेकिन अब तू आज़ाद है। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें गीली थीं। मैंने कहा, दादी, मैं आज़ाद कैसे हूं? मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लोग मुझे ताने मारते हैं। मेरे पेट में यह बच्चा है, मैं इसे कैसे पालूंगी? वो चुप रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर बोली, बेटी, ये बच्चा तेरी गलती नहीं है। ये तेरे साथ हुए अन्याय की निशानी है, लेकिन ये तेरा खून भी है। इसे मत ठुकरा। उसकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने कहा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? मैं अकेली औरत हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। दादी बोली, लोग हमेशा बोलते हैं। जब हरि ने गलत किया, तब वो चुप थे। जब तेरे सौतेले बाप ने तुझे धोखा दिया, तब वो चुप थे। अब तू सच लेकर आई तो वह बोल रहे हैं,
लेकिन तुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। तू कमजोर नहीं है। तूने हरी को सजा दिलवाई। तूने सच सामने लाया। ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मैं चुप रही। उसकी बात मेरे मन में गूंज रही थी। मैंने अपने पेट को देखा। उस बच्चे की क्या गलती थी? वह हरी का खून था, लेकिन मेरा भी तो था। मैंने उस दादी से कहा, मुझे डर लगता है, मैं अकेली हूं। वो बोली कि डर सबको लगता है, लेकिन जो डर से लड़ता है वही जीतता है। तू अकेली नहीं है, तेरा बच्चा तेरे साथ है। मैंने उसकी बात सुनी। मेरे मन में एक अजीब सा सुकून आया। मैंने कहा, लेकिन मैं यहां नहीं रह सकती। गांव में हर कोने में वह यादें हैं, हरी की और राम की। दादी बोली कि तू यहां से चली जा, शहर जा, नई जिंदगी शुरू कर। मैंने उसकी तरफ देखा और बोली, शहर मैं वहां क्या करूंगी? वो बोली, वहां कोई तुझे नहीं जानता। तू मेहनत कर, अपने बच्चे को पाल, उसे वह जिंदगी दे जो तू नहीं जी सकी। मैं सोच में पड़ गई। शहर का ख्याल मेरे मन में पहले नहीं आया था, लेकिन दादी जी की बात में दम था। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, तू कर सकती है, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने कमरे में गई। एक पुराना झोला निकाला। उसमें कुछ कपड़े डाले। एक साड़ी थी जो मेरी माँ की थी। उसे देखकर मेरी आंखें गीली हो गईं। मैंने उसे सीने से लगाया, फिर उसे झोले में रखा। राम ने कुछ पैसे छोड़े थे, वह भी साथ। मैंने उस बूढ़ी दादी से कहा, मैं शहर जाऊंगी। वह बोली, अकेले? मैंने कहा, हाँ, मुझे अपने लिए नई शुरुआत करनी है। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोली, तू जहां भी जाए, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। मैंने उसे गले लगाया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो दर्द के आंसू नहीं थे, वो एक नई उम्मीद के आंसू थे। मैंने अपना झोला उठाया और गांव से बाहर निकल गई। सूरज सर पर मंडरा रहा था। रास्ता लंबा था। मैं पैदल चल रही थी। मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द था, लेकिन मैं रुकी नहीं। रास्ते में खेत थे, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गांव धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। मेरे मन में डर था, लेकिन एक हिम्मत भी थी। मैंने सोचा कि शहर में कोई काम ढूंढूंगी, अपने बच्चे को पालूंगी, उसे वह जिंदगी दूंगी जो मैं नहीं जी सकी। रास्ते में एक नदी दिखाई दी। मैं वहां रुकी। पानी साफ था। मैंने उसमें अपना चेहरा देखा। मेरी आंखें अभी भी गीली थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैंने पानी से मुंह धोया। ठंडा पानी मेरे गालों पर लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे शहर पहुंचने में 3 दिन लगे। रास्ते में मैं थक गई थी। मेरे पैरों में दर्द था, लेकिन मैं रुकी नहीं। एक छोटे से ढाबे पर रुकी। उस ढाबे पर एक औरत थी। वो ढाबे पर खाना बनाती थी। उसकी उम्र करीब 30 से 35 साल होगी। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं। मैंने उससे कहा, मुझे काम चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा, मेरे पेट को देखा और बोली, तू अकेली है? मैंने कहा, हाँ। उसने पूछा, बच्चे का बाप कहाँ है? मैं चुप रही। मेरे मन में हरी का चेहरा आया। मैंने कहा, वो नहीं है। उस औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, यहां रुक जा और मेरे साथ काम कर। उस औरत का नाम लक्ष्मी था। मैंने उसकी आंखों में दया देखी और मैंने तुरंत हाँ कर दी। उस औरत ने मुझे अपने घर में जगह दी। उसका घर छोटा सा 2 कमरों का था। मिट्टी की दीवारें थीं। एक कमरे में वह रहती थी, दूसरे में मैं। अब मैं उसके साथ ढाबे पर काम करने लगी। सुबह उठती, चूल्हे पर रोटियां बनाती, ग्राहकों को परोसती, मेहनत बहुत करती थी। मेरे हाथ जलते थे, पैरों में दर्द होता था, लेकिन मन को सुकून मिल रहा था। यहां कोई मुझे नहीं जानता था, कोई ताने नहीं थे। वह औरत मेरी देखभाल करती। वह कहती, कविता, तू मां बनने वाली है, अपने बच्चे के लिए मजबूत बन। मैं उसकी बात सुनती। मेरे मन में एक नई उम्मीद जाग रही थी। मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी जिंदगी फिर से बना सकती हूं। खैर, समय बीतता गया और मेरा पेट बड़ा होता जा रहा था। एक दिन मेरे पेट में तेज दर्द हुआ। वह औरत घबरा गई। वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई। एक छोटा सा अस्पताल था। वहां एक बच्ची पैदा हुई। डॉक्टर ने उसे मेरी गोद में दिया। मैंने उसे देखा। उसका चेहरा छोटा सा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। मैं रोने लगी। लक्ष्मी ने कहा, क्यों रो रही है? मैंने कहा, ये मेरी बेटी है। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये तेरी बेटी है, इसे प्यार दे।
मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया। उसकी गर्माहट मेरे दिल को छू रही थी। मैंने उसका नाम सीमा रखा। वह मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। सीमा को पालना आसान नहीं था। मैं दिन रात काम करती, ढाबे पर रोटियां बनाती, ग्राहकों की बातें सुनती। कुछ लोग अच्छे थे, कुछ सवाल पूछते, लेकिन मैं चुप रहती। लक्ष्मी मेरी मदद करती। वह सीमा को गोद में लेती और उसे बहुत प्यार करती। मैं रात को थककर सो जाती, लेकिन सीमा के रोने की आवाज से उठ जाती। उसे दूध पिलाती, उसे सुलाती। मेरे मन में एक अजीब सा प्यार जाग गया था। वह हरी की निशानी थी, लेकिन मेरी बेटी भी थी। मैंने सोचा कि उसे वह दर्द नहीं दूंगी जो मैंने झेला। समय के साथ सीमा बड़ी होने लगी। वह चलने लगी, छोटे छोटे शब्द बोलने लगी। मैं उसे देखकर मुस्कुराती। लक्ष्मी कहती, कविता, तूने इसे जिंदगी दी है। मैंने कहा, नहीं, बल्कि इसने मुझे जिंदगी दी। एक दिन मैंने फैसला किया कि सीमा को स्कूल भेजूंगी। मैंने ढाबे पर और मेहनत की, पैसे जोड़े, एक छोटे से स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। सीमा को स्कूल की ड्रेस पहनाकर देखा तो मेरी आंखें गीली हो गईं। मैंने सोचा कि मैं नहीं पढ़ सकी, लेकिन मेरी बेटी पढ़ेगी, वो कुछ बनेगी। एक दिन सीमा स्कूल से लौटी। उसने कहा, मम्मी आप बहुत अच्छी हो। मैंने उसे गले लगाया। मेरी आंखें गीली थीं। मैंने कहा कि तू मेरी जिंदगी है। उस रात मैंने सोचा कि जो हुआ वह बहुत बुरा था। हरी ने मेरे साथ गलत किया। क्या मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया? विजय ने मुझे ठुकराया और गांव वालों ने मुझे ताने मारे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने दर्द को ताकत बनाया। मैंने सीमा को पाला, उसे प्यार दिया। मेरे लिए वह मेरी दुनिया थी। आज सीमा 10 साल की है। वह स्कूल जाती है, पढ़ाई में तेज है। मैं अभी भी ढाबे पर काम करती हूँ। लक्ष्मी मेरी बहन की तरह है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास सुकून है। मैंने सीखा कि जिंदगी में दर्द आता है, धोखा मिलता है, लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप पर यकीन रखो तो सब कुछ संभल जाता है। मेरी कहानी का अंत नहीं हुआ। ये एक नई शुरुआत थी और यह सीख मेरे साथ हमेशा रहेगी। जो टूट जाता है वह फिर से बन सकता है। बस हिम्मत चाहिए और अपने आप पर भरोसा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।